नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाचन से। अभी कोशिका से नहीं स्टार्ट करेंगे, कोशिका मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सीरियल से पढ़ाता पढ़ाता हुआ जाऊँगा। आपको सबसे पहले हम फिगर के बारे में जानकारियाँ देंगे, इसके बाद इसकी क्रियाविधि। क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एग्जाम्स में उसकी क्रियाविधि से आते हैं, ना कि फिगर, लेकिन ना कि आपके से बेसिक से कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लेकिन आपको क्रियाविधि तब सब आपको समझ में आएगी जब आप ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं, पाचन तंत्र हैं, जितने भी जो पाचन तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हैं, इन सारे सिस्टम को हम अपनी आँखों से देख लें, तब इनकी एक एक ऑर्गन्स की क्रियाविधि पढ़ेंगे। अगर हम पूरी चीज़ें समझ लेंगे तो माउथ की क्रियाविधि पढ़ेंगे, माउथ में दांत है और टंग जीभ है, तो उन दोनों की क्रियाविधि पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जाता है किसमें, भोजन आएगा ये आइसोफेगस अर्थात आहार नाल में, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। इसके बाद भोजन जाता है ये पेट अर्थात आमाशय में, जिसको स्टमक कहते हैं, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। फिर यहाँ से आता है ये छोटी आंत का पार्ट है। छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग को डेडुनम कहते हैं, दूसरे भाग को उसमें जेजुनम कहते हैं और तीसरे भाग को क्या कहते हैं, इलियम। जैसे मान लिया जाए ये आपकी छोटी आंत हो गई, तो जैसे ही ये छोटी आंत हो गई है तो ये ऊपर वाले पार्ट को डेडुनम, बीच वाले को जेजुनम, लास्ट वाले को इलियम कहते हैं। तो जितने भी ये आपका ये लीवर जो जूस छोड़ता है और जो ये पेनक्रियाज, लीवर मतलब ये आपका लीवर है, ये पेनक्रियाज मीन्स अग्नाशय, ये दोनों जो जूस छोड़ते हैं, ये जूस छोड़ता और ये एंजाइम, ये जो दोनों छोड़ते हैं डेडुनम के पार्ट में ही छोड़ते हैं। और तब यहाँ से आगे बढ़ता हुआ छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद कहा जाता है बड़ी आंत में, फिर मलाशय के द्वारा हमारा अपचित भोजन बाहर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात को हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसकी क्रियाविधि जो पूछता है उन चीज़ों को समझ लिया जाए। सबसे पहले देखिएगा, भोजन हमारे मुख में जाता है और मुख हमारे भोजन को मुख में भोजन जाता है और भोजन को हमारे दांत काट छाँट कर छोटा कर लेते हैं। जब भोजन छोटे रूप में आ जाता है तो उसको बोलस नाम देते हैं। जैसे ये बोलस के रूप में भोजन आया तो आपका पहुंचता है यहाँ फायरिंग्स में, जिसका नाम ग्रसनी है। जैसे फायरिंग्स में पहुंचता है तो यहाँ पर एक आपका ढक्कन लगा होता है, वो ढक्कन को उस ढक्कन का नाम कहते हैं एपिग्लोटिस इंग्लिश में कहते हैं, और उसको हिंदी में घाटी का ढक्कन कहते हैं। जैसे ही भोजन यहाँ पर आता है वैसे ढक्कन बंद हो जाता है। ढक्कन के इसका बंद होने का कारण है ताकि कि ये श्वसन नाल में भोजन ना जा पाए, और इस प्रकार से बंद होने के बाद भोजन क्या बोलस कहेंगे। जो बोलस के रूप में भोजन है वो जो है आपके आइसोफेगस अर्थात ये भोजन नली में भोजन पहुँचता है। अब क्या होता है, जब भोजन नली में भोजन पहुंचता है तो ये जो है थोड़ी सेकंड 1-2 सेकंड के लिए रुककर रोलिंग का पार्ट करता है, रोल करता है और यहीं पर आपकी श्लेष्मा झिल्ली लगी होती है। श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्म निकलते रहते हैं ताकि ये भोजन लसकदार बन जाए, और जब ये थोड़ा सा चिपचिपा भोजन बनता है तो सरकने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से भोजन ये पेट में आ जाता है। ये घाटी का ढक्कन आपका बंद होता है ताकि श्वसन नली में भोजन ना जाने पाए। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर भोजन आया तो ये भोजन के यहाँ से आने की क्रिया को क्रमांकुचन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। क्रमांकुचन क्या होता है, तो भोजन जो है आपका आइसोफेगस अर्थात भोजन नली में भोजन के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्रमांकुचन कहते हैं। या इसको 2 पार्ट में अंकुचन और संकुचन की बात करता है तो उसको मिला करके क्रमांकुचन कह दिया जाता है। इस प्रकार से भोजन आता है आपके आमाशय में, कुछ चीज़ें आमाशय में पचती हैं, इसके बाद आगे निकलता है डेडुनम के पार्ट में। डेडुनम के पार्ट में एक वाल्व होता है जिसको पायरोलिक वाल्व कहते हैं। वो जो है भोजन तो आने देता है छोटी आंत में, लेकिन वापस जाने नहीं देता है। तो आपका पायरोलिक जो वाल्व होता है वो आपके कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, डेडुनम के पार्ट में। ध्यान गौर से करिएगा, ये पूछता है। तो पायरोलिक वाल्व ऐसे का
काम क्या है, तो वो भोजन को छोटी आंत में जाने देता है पर वापस आने नहीं देता। इस प्रकार से पचता हुआ भोजन का अधिकतर पाचन छोटी आंत में ही होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है, तो आप ये कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। यहाँ से पचने के बाद बड़ी आंत में ऐसे पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में जब ये अपचित भोजन निकलता है तो इसमें बहुत सारे वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये ऑब्जर्व कर लेता है ताकि वह ठोस अवस्था में आ जाए और फिर ये आगे बढ़ता है तो यहीं पर ई कोलाई बैक्टीरिया पाई जाएगी। लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया की चर्चा हम क्रियाविधि में अभी करेंगे। और इस प्रकार से वो क्या करती है, अपचित भोजन को ग्रहण करती है और हमको विटामिन B12 देती है। अभी मैं इसकी पूरी क्रियाविधि पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से आगे निकलता हुआ भोजन निकल जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ी होती है यहीं पर क्या होता है आपका, यहीं पर लगा हुआ क्या होता है, एक गुच्छेदार संरचना होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स यदि दिखाया भी गया है तो आपका ये गुच्छेदार संरचना है अपेंडिक्स। ये मानव शरीर में वेस्टिजियल आर्गन है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये जानवरों में इसका प्रयोग होता है, जो घास फूस खाते हैं उन्हीं में योगदान होता है। मानव शरीर में 2 वेस्टिजियल आर्गन हैं, एक तो आपका ये वेस्टिजियल आर्गन है और आपके जो है दांत लास्ट में जो होते हैं वो दांत, जिसको विजडम टूथ भी कहते हैं। तो जो मोलर के अंतिम जो दांत होते हैं वो किसी काम में नहीं आते। तो मानव शरीर में ये 2 वेस्टिजियल आर्गन होते हैं। आइए अब हम लोग क्रियाविधि के बारे में चर्चा करें। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि फिगर आपके माइंड में छप गया होगा। अब मैं एक एक चीज़ की क्रियाविधि पढ़ूँगा। तो क्रियाविधि की चर्चा करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों 1 मिनट। आइए मेरे प्यारे दोस्तों क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, कैसे क्या समझना है। थोड़ा सा सीरियस होकर के आप अगर समझेंगे, और अगर सीरियस होकर के समझेंगे क्वेश्चन बड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मैं सीरियल वाइज सीरियल सेट कर रहा हूं। तो आपके माइंड में फिगर तो आ गया होगा और फिगर को आपने ध्यान भी दे दिया होगा। फिगर अभी आपने देखा था कि फिगर था कौन, फिगर आपका ये था। इस फिगर के बारे में आप अपनी चर्चा कर लिया और फिगर कैसे कैसे भोजन जाता है इनकी क्रियाविधि को पढ़ते हैं। आइए हम इनकी क्रियाविधि को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें होता क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब हम भोजन हमारे मुख में जाता है तो भोजन के रूप में हम किन किन चीज़ों का ग्रहण करते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको मिलना ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं भोजन करता हूँ तो भोजन करने में मैं 3 चीज़ों को ग्रहण करता हूँ। 3 चीज़ों का ध्यान भी रखना है और 3 चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम क्या ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करते हैं। दूसरा किस पॉइंट का ग्रहण करते हैं, तो हम कहेंगे प्रोटीन का। और तीसरा फैट अर्थात बसा, फैट या लिपिड कह सकते हो या बसा। इन 3 चीज़ों का हम को ग्रहण करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट या लिपिड का। जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर फिर ग्लाइकोजन के रूप में आ जाए तो समझ लेना कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है। और जब प्रोटीन पेप्टोन में आने के बाद एमिनो एसिड में बदल जाए तो समझ जाना कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन हो चुका है। और यदि फैट या लिपिड फैटी एसिड से होते हुए ग्लिसरॉल में आ जाए तो ये समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारे शरीर में जो है फैट अर्थात बसा का पाचन हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट लाना है ग्लाइकोजन में, और प्रोटीन लाना है अमीनो एसिड में, और फैट या लिपिड लाना है ग्लिसरॉल में। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम हर आर्गन्स की क्रियाविधि पढ़ेंगे, कौन कौन से आर्गन क्या क्या काम करते हैं इन चीज़ों को पचाने में। तो आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें आप रट डालिएगा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में लाना है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में लाना है, और फैट या लिपिड को ग्लिसरॉल में लाना है। तभी हमारे शरीर में भोजन का सही पाचन हो पाएगा।
तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो है पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कौन कौन से आर्गन आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है भैया, तो हम जानते हैं भोजन को पचाने के लिए जो हमारे शरीर में जितने भी हमारे आर्गन्स, जितने भी अंग उसमें प्रयोग किए जाएंगे वो सब पाचन तंत्र के अंतर्गत आएंगे। तो हमारे भोजन को पचाने के लिए, हमारे भोजन को पचाने के लिए जिन जिन चीज़ों का उपयोग होता है, जिन जिन आर्गनों का उपयोग होता है, हम उसके बारे में अब विशेष अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए क्रियाविधि किसका किसका पढ़ना है और कैसे कैसे क्या करने होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग में बांट दिया गया क्योंकि एक तो जिसके अंदर से भोजन होकर गुजरेगा और एक दूसरा जो उसको पचाने में सहायता करेगा। तो भाई दोनों का उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर हमारे शरीर में भोजन हमारे शरीर में भोजन जा रहा है एक आर्गन से दूसरे आर्गन में, तीसरे आर्गन में, चौथे आर्गन में, तो जिन जिन आर्गनों में भोजन जा रहा है तो उन आर्गनों में भोजन तो पचता हुआ आ रहा होगा। तो उनको पचाने के लिए जो जूस मिलेगा, भोजन को पचाने के लिए जो जूस मिलता है उसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। और वो डाइजेस्टिव जूस जो है हमारे किन किन ग्लैंड से होकर जाती है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले भोजन की बात ध्यान देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में बांट देते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल। आहार नाल क्या होता भैया, तो हमारे मुख से लेकर के गूदा द्वार तक का जितने भी आर्गन्स यूज होते हैं वो सब आहार नाल में आते हैं। तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख में। फिर मुख में कौन कौन काम करता है, दांत और जीभ। फिर भोजन नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में। इनसे होकर के भोजन गुजरता है। लेकिन रास्ते जब ये जाते हैं तो रास्ते में ये ग्लैंड पड़ती हैं जो इनको जूस प्रोवाइड करती हैं ताकि भोजन पचे। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। भोजन इसमें गुजरेगा और ये उसको पचाने के लिए, ये जो है उसको पचाने में हेल्प करेगा जो भोजन गुजर रहा, ताकि हमारे शरीर में मिनरल्स मिल सकें। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मुख में भोजन जाता है तो मुख में आपका जानते हैं ग्लैंड पाई जाएगी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में समझ लीजिएगा। पहले आप ग्लैंड को जान लो, थोड़ा सा हिंट देंगे। ग्लैंड जब पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल आप पढ़ेंगे। ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक तो एक्सोक्राइन होती है ग्लैंड होती है, एक तो इंडोक्राइन होती है। जो इंडोक्राइन की मैं बात करता हूँ, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इन दोनों में क्या अंतर है भैया। इंडोक्राइन क्या है, ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जो जूस उत्पन्न करे और उत्पन्न जहाँ करे वहीं अंदर में यूज कर ले, वो इंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। और ऐसी ग्रंथि, ग्लैंड मीन्स होती ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जो जूस उत्पन्न करे और उत्पन्न करने के बाद बाहर निकाल कर भेज दे, कहीं दूसरे जगह उसका प्रयोग यूज हो, तो ऐसी ग्रंथि को हम एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये किसी आर्गन से यहाँ से सब सारी चीज़ें निकलेंगी और दूसरी जगह उपयोगी। जैसे सलाइवरी मतलब लारे ग्रंथि जो है, सलाइवरी ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथियाँ सलाइवरी ग्लैंड। तो जो मेरी सलाइवरी ग्लैंड है ये अंदर है और पाई कहाँ जाती है भी मैं इसकी चर्चा करूँगा। तो वो जो है जीभ के ऊपर और नीचे और एक जीभ के तालू में और नीचे तालू में 3 जोड़ी सलाइवरी ग्रंथियाँ अर्थात 6 ठू होती हैं। तो वहाँ से जो है वहाँ से लार निकलेगी और मुख में आकर यूज हो रही है। तो ये होगी बहिस्रावी ग्रंथि होगी नहीं। तो ये इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि। तो ये जो हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए यूज होता है वो बहिस्रावी ग्रंथियों का यूज होता है, क्योंकि ये चीज़ें ये जूस को बाहर निकालेंगे और भोजन पर गिराते हुए जाएंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड और दूसरा आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में मुख होगा और भोजन नली अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत होगी। और आपका जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड आती हैं अर्थात बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले इसमें जो मुख में होती हो सलाइवरी ग्लैंड अर्थात लाल ग्रंथियां कहाँ होती हैं, मुख में। दूसरा आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मतलब श्लेष्मा झिल्ली। अभी मैं चर्चा किया था कि
भोजन नली के अंदर जो है लेयर के रूप में होती है। इसके बाद आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक अर्थात अभी मैंने पढ़ाया था अमाशय में होती है। और इसके बाद लीवर को आपको मैंने दिखाया था कि डेओडुनम वाले पार्ट में जुड़ा होता है, ये बाइल जूस बनाएगा और इस वहीं के नीचे ये पैनक्रियाज होती है और ये जो है एंजाइम उत्पन्न करती है। तो आइए इन चीज़ों को, ये हमारा 2 भाग में डाइजेस्टिव सिस्टम 2 भागों में बटा है और एक एक का क्रियाविधि हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए एक एक की क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। अब आप लिख नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम चर्चा करते हैं। एक एक चीज़ों का सबसे पहले चर्चा करेंगे, एक पॉइंट का। आप कंटिन्यू इसको देखते रहिएगा, सीरियल बाय सीरियल वीडियो को सेट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। सारे सवाल हम करा देंगे इसमें, और लास्ट में जितने भी सवाल आए हैं 100-150 क्वेश्चन इस पर हल करा देंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। आइए सबसे पहले अभी देखिए एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या था हमारा? मुख, माउथ। अब मैं माउथ के बारे में पढ़ूंगा। माउथ अर्थात आप कहेंगे हिंदी में मुख। मुख में क्या क्या होता है? तो आपने कहा सर 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होती है दांत, जिसको कहते हैं आप टीथ, और दूसरा होती है टंग अर्थात जिसको कहते हैं जीभ। तो चलिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आर्गन्स की बात मैं करता हूँ, जहाँ से भोजन स्टार्ट होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुख में समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा मुख है, मुख में सबसे पहला क्या है? दांत के बारे में पढ़ेंगे, तब जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ 2 चीज़ें लेकर चलना है। अभी देखिए मुख, तो मुख का एकदम तीर लगा दीजिएगा सलेवरी ग्लैंड, श्लेष्मा मेम्ब्रेन, ऐसे तीर लगा दीजिएगा। सामने किसके साथ था वो? भोजन नली के साथ, भोजन नली में होता है। और तीसरी बात जो हमने लिखा था अभी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये पेट में होती है। और इसके बाद मैंने लिखा था लीवर और पैनक्रियाज, ये डेओडुनम वाले पार्ट में जुड़ी हुई थी, छोटी आंत के पार्ट में। वो देखिए जस्ट सामने सामने, इसलिए मैंने लिख दिया था। तो आइए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत वास्तव में क्या होते हैं? तो आप हर किसी व्यक्ति को मालूम है कि हमारे मुख में क्या दिखाई दे रहे हैं? दांत। तो सबसे पहले दांत की संरचना पढ़ेंगे, दांत में वास्तव में होता क्या है। तो आपने दांत की जो है आकृति, अब हम तो भैया बहुत अच्छी तो नहीं बना पाएंगे फिगर, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूंगा। ये हमारा मान लीजिए दांत है, ये दांत। सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ते हैं, दांत वास्तव में क्या है। तो ये हमारा दांत इस प्रकार से बना होता है। दांत में सबसे ऊपर वाले पार्ट को ये सबसे ऊपर वाले पार्ट को एनामिल बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एनामिल के बारे में, क्वेश्चन बहुत आता है। तो दांत की हमारी जो संरचना है, सबसे ऊपरी पार्ट जो एनामिल होती है, और जो एनामिल होती है इसमें चमक होती है। अभी हमारा ये सवाल जब पूछता है कि हमारे दांत में चमक किसके कारण होती है, तो आप कहेंगे एनामिल। एनामिल जो ये सबसे ऊपर पार्ट है, ये जो है इस चमकदार होता है। दूसरा इसका ये गुण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ये गुण होता है कि ये जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, कठोरतम। हमारे पूरे शरीर में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन है? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कौन? एनामिल। तीसरी बात इसमें एक बहुत पूछता है, तीसरी बातें क्या पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों? तीसरी बात इसका और क्या गुण है कि इसमें जो पानी होता है वो 0% पाया जाता है, और इसी 0% पानी के कारण ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और उस हार्डेस्ट पार्ट के होने का जो कारण बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें फास्फोरस की चर्चा होती है। तो हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपका ये जो दांत है, दांत की जो बाहरी परत है उसका नाम एनामिल है। एनामिल के कारण हमारे दांत में वो जो सफ़ेदी दिखती है, एनामिल के कारण ही होती है, जो चमक उत्पन्न करती है। और यही एनामिल सबसे कठोरतम पार्ट है इस शरीर का, और इसमें पानी 0% होता है, और तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट होते हैं। तो इस प्रकार से फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात मैं करता हूँ तो ये हमारे दांत में होते हैं, जिसके कारण दांत हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहलाता है। इसके अंदर हम बात करेंगे, ये हल्का पीले कलर का होता है, जो होता है डेंटिन। डेंटिन का क्या काम है? ये एनामिल तो हमारे पूरे दांत की सुरक्षा करता है, लेकिन ये जो डेंटिन है हमारे आंतरिक दांत की सुरक्षा करता है। डेंटिन जो है पीले कलर का होता है।
तो जब जानते हैं कि डेंटिन जो है दांत का जो है दांत का जो लेयर है दांत को सुरक्षा प्रदान करता है, और डेंटिन के ऊपर कौन होता है? एनामिल। इसके अंतर्गत अंदर में देखेंगे मेरे प्यारे जो दोस्तों छोटी छोटी नसें होती है, इस नसों का नाम क्या होता है? पल्प। तो अगर आपसे पूछे पल्प का कार्य क्या है, तो कहेंगे हमारे दांतों को मिनरल्स और जो ब्लड देती हैं उन नसों को पल्प कहते हैं, और उसके ऊपर जो उन पल्प की सुरक्षा करता है उसको डेंटिन कहते हैं, और जो डेंटिन की सुरक्षा करता है उसे एनामिल कहते हैं, जिसमें चमक होती है और सबसे कठोरतम पार्ट होता है। इसमें पानी 0% होता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट का बना होता है। तो इस प्रकार से हमारे दांत की मेरे प्यारे दोस्तों बनावट हो गई। तो अगर ये दांत की बनावट हो गई तो अब हैं हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो अब मैं बात करूंगा टाइप ऑफ टीथ। तो दांत हमारे मेरे प्यारे दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार की मैं चर्चा करूंगा कौन कौन होता है। 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वयस्क की बात करूँ साथ में और बच्चे की भी बात करूँ, वयस्क की मैं बात करूँगा और बच्चे की मैं बात करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार के दांत पाए जाएंगे। तो जो आपका पहला प्रकार का दांत है जिसका नाम इंसीजर है, अभी मैं आपको बात बताऊंगा। इंसीजर, इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृंतक। और दूसरा हमारा जो दांत का पार्ट होता है वो होता है केनाइन, इसको कहते हैं रदनक। तीसरा जो होता है वो प्रीमोलर, प्रीमोलर इसको कहते हैं हिंदी में अग्रचवर्णक। और चौथा होता है मोलर, इसको कहते हैं चवर्णक। तो ये मानों में ये आपका होता है कृंतक, इंसीजर, रदनक, केनाइन, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, मोलर, चवर्णक। तो इस प्रकार से मानव में दांत होते हैं। तो मानव में अगर मैं दांत की बात करूँगे, वयस्क के बारे में बात करता हूँ। वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं? तो आप कहेंगे 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं। 32 में कृंतक की मैं बात करूँ, कृंतक कौन से दांत हैं? आप मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हैं ये जो दोनों बगल के ये लंबे से दांत दिख रहे हैं, ये और ये इनको छोड़कर आगे जितना है ऊपर और नीचे जबड़े में, ये इसको छोड़कर इन दोनों को आगे जो आपका दिखाई दे रहे हैं दांत, वो आपके जो है आगे की साइड वो इंसीजर हैं। इंसीजर जो बना हुआ है वो सीजर से बना हुआ है। सीजर मीन्स कैंची, और इंसीजर अगर उसको मैं यूज कर लूँ इसका मतलब ये भी काटने का दांत कहेंगे। इसी इंसीजर को दूसरा नाम दे सकते हैं कटिंग टीथ। और ये होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 8। इसके बाद मैं केनाइन की बात करता हूँ। केनाइन की अगर मैं बात करूँगा, केनाइन की बात करता हूँ जिसको कहते हैं बाइटिंग टीथ। ये बाइटिंग मीन्स होता है चीड़ फाड़ करने वाला। तो बाइटिंग टीथ होता है, ये आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों 4। और 4 कौन? ये जो नुकीले दांत 2 ऊपर हैं दोनों साइड और 2 नीचे हैं दोनों साइड, इन्हीं 2 ऊपर 2 नीचे 4 दांत होते हैं रदनक। रदनक के बाद अग्रचवर्णक की बात करते हैं जिसको कहते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीमोलर में कितने होते हैं? तो प्रीमोलर में भी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 8। फिर हम चवर्णक की बात करूं जिसका नाम मोलर है, क्या होते हैं 12। तो अब ये जो दोनों न्यूक्लियल दांत को छोड़कर पीछे के जो दांत हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड 4, 2 दोनों साइड नीचे 4 4 8। और इसके बाद बचे हुए सब चवर्णक होते हैं। ये जो चवर्णक होते हैं इसका अंतिम 4 दांत, एक ऊपर पहली साइड का, एक ऊपर का, एक नीचे का, दूसरी साइड एक ऊपर एक नीचे का, जो अंतिम 4 दांत हैं उनको विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ, अभी मैं कहा था ये वेस्टिजियल आर्गन है। तो हमारे शरीर में 2 वेस्टिजियल आर्गन है, एक तो विजडम टीथ और एक जो अपेंडिक्स है। तो विजडम टीथ कहते हैं अर्थात बुद्धि वाले दांत। अब ये नहीं कहिएगा कि इस दांत के आने से बुद्धि खुलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बुद्धि के दांत कहे जाते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे अगर देखें हमारे मुख में कुल कितने प्रकार के दांत हैं? 4 प्रकार के दांत हैं। और चारों प्रकार के दांत को अगर मैं ऐड करूं तो 12 8 20, 20 4 24 8 32। तो इस प्रकार से मानव में कुल कितने दांत होते हैं? 32। आइए मैं बच्चों की बात करूं। बच्चों में आपका इंसीजर जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वही होते हैं 8। रदनक भी बच्चों में कितना होते हैं? 4। और इसमें बच्चों में जो प्रीमोलर होते हैं वो होते ही नहीं, वो कितने होते हैं? 0। इसके बाद क्या होता है? मोलर। तो कुल मिलाकर अगर मैं बच्चों के दांतों की कुल काउंटिंग करूं तो आप देखेंगे कितने हो जाएंगे? 12 8 20, सॉरी यहाँ पर ये जो है आपका ये 4 होते हैं। तो 4 दांत आपके ये होते हैं, सॉरी 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ी सी यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये इसकी काउंटिंग है, ये 8 होते हैं और ये आपका 4 होते हैं, ये 0 होते हैं, 8 होते हैं। इसका जो मोलर यहाँ 12 है तो इसका मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 4 12 और 8 20। इस प्रकार से बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं और वयस्क में कितने होते हैं? 32। तो इस प्रकार से 20 और 32 दांतों की परिकल्पना हमारे शरीर में हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बच्चों के सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? बच्चे जब जन्म होने के बाद जब उनका दांत पहले आता है तो कौन सा दांत? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखोगे बच्चों के मुख में या तो ऊपर वाला दांत आता है आगे का या नीचे वाला। तो कहेंगे जो बच्चों में पहले दांत आते हैं वो इंसीजर अर्थात कृंतक ही आते हैं पहले। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ निकल गया, कृंतक ही आते हैं। अच्छा आपसे ये पूछा जाए शेर जो है किन दांतों का यूज करता है चीरने और फाड़ने में? तो जानते हैं रदनक एक ऐसे दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं जिससे चीरने फाड़ने का काम आता है। तो मैक्सिमम जो शेर होते हैं मैक्सिमम इसी दांत का यूज करते हैं किसी भी जानवर को मारने के लिए, अर्थात केनाइन से ही शेर जो है दांत को चीरता फाड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। इसी प्रकार से अगर हाथी के दांत जो होंगे दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं। बाहर जो निकले हुए हैं वो आप कह सकते हैं इंसीजर हैं, लेकिन अंदर में जो है उनके केनाइन है, इसी से वो भी चिड़ते फाड़ते हैं। तो इस प्रकार से मानव में 32 दांत, बच्चों में 20 दांत। तो देखिए बच्चों में 20 दांत होते हैं तो ये 20 दांत टूटेंगे। इसके टूटने के बाद फिर ये नए आएंगे, लेकिन जो 12 नहीं निकले हैं वो अगर 12 आएंगे तो क्या दोबारा ये टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। तो यही कारण है कि बच्चों में 20 दांत 2 बार आते हैं और 12 दांत मात्र 1 बार आते हैं। अगर आपसे यही पूछे तो इसलिए जो दांत 2 बार आते हैं उन्हें 2 बार दंती कहते हैं और जो दांत 1 बार आते हैं उन्हें 1 बार दंती कहते हैं। अगर कहा जाए कि मानव में 2 बार दंती कितने होते हैं तो आप कहेंगे 20 होते हैं, क्योंकि ये 2 बार आते हैं। और 1 बार दंती कितने होते हैं तो कहेंगे 12 होते हैं। आइए अब दंत सूत्र की मैं बात करता हूँ। दंत सूत्र अगर निकालना है वयस्क का और बच्चे का, वयस्क का मेरे प्यारे दोस्तों अगर दंत सूत्र निकालना है सबसे पहले अगर अपने जबड़े को 4 भाग में बांट दीजिए। दंत सूत्र रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ। अपने जबड़े को 4 भाग में बांट दो और जब जबड़ा 4 भाग में बंट गया तो सभी दांतों को 4 भाग में बांट दो। अब इसको 4 भागों में बांटोगे तो ये 2 पाएगा, ये 2 पाएगा, ये 2 पाएगा, ये 2 पाएगा। इसको 4 भाग में 1 पाएगा, 1 पाएगा, 1 पाएगा, 1 पाएगा। इसको 4 भाग में ये 2 पाएगा, ये 2 पाएगा, ये 2 पाएगा, ये 2 पाएगा। और इसको 4 भागों में कितना 3 बटेगा, 3 पाएगा, 3 पाएगा, 3 पाएगा, 3 पाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम वयस्कों में दंत सूत्र की बात करूं तो 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है। तो अगर मैं इस प्रकार से वयस्क में बात करूं, दंत सूत्र की बात करूंगा तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 होता है। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 32 दांत मुझे मिल जाएंगे। तो ये जो है हमारा वयस्क का दंत सूत्र है। इसी प्रकार से अगर मैं बच्चे को बांटना चाहूँ 4 भाग में बटेगा 2 2 आ जाएगा। ये 4 भाग में बटेगा 1 1 आ जाएगा। ये 4 भाग में बटेंगे 0 ही रहेंगे और ये 4 भाग में बटेंगे 2 2 ही आएंगे। इस प्रकार से बच्चों में जो दंत सूत्र बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या बनेगा भैया, 2102 2102 आपका ऑब्लिक और मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर कितना 20 दांत। इस प्रकार से वयस्क में और बच्चों में दोनों में आपने देखा कि जो है दंत सूत्र
क्या होते हैं। अब दंत सूत्र के बाद की मैं बात करता हूँ जिह्वा की। अब देखिए दूसरा पार्ट, जो दूसरा आर्गन से यूज होगा मुख में, वो क्या होगा, टंग अर्थात जीभ। तो आइए मैं जीभ के बारे में पढ़ूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से सारा क्वेश्चन आएगा। अभी लास्ट में मैं आपको जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सब कराऊंगा आपका, चाहे वो सिविल हो, चाहे आपका वो एनटीपीसी हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के हम साइंस को कंपटीशन को कवर करते हुए चलेंगे। अब आइए दूसरी बात, मैं जीभ की बात करूं। एक एक आर्गन्स जो यूज होते हैं केसेस की सीरियल से पढ़ते चलेंगे। दूसरी बात आती है जीभ। जीभ टंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने देखा टंग ऐसे बनी हुई है, ये जाके माउथ कैविटी में खुलता है। तो ये टंग जो है ये आपका एक मसल्सदार जो आप जीभ अपनी देख ही रहे हैं, ये जो टंग है ये मसल्स की बनी हुई होती है। और इस जो मसल्स की ये जीभ बनी होती है, इसके जीभ के ऊपर जो है रेशे ऐसे पाए जाते हैं जिनको टेस्टिंग बड कहते हैं। इस प्रकार से टेस्टिंग बड पाया जाता है। और जब इस प्रकार से टेस्टिंग बड पाया जाता है, इन्हीं टेस्टिंग बर्डों से हमें स्वाद मिलता है। तो ये आपके टेस्टिंग बर्ड हैं और इन टेस्टिंग बर्ड से स्वाद मिलता है। इसको हिंदी में तो मुझे नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं टेस्टिंग बर्ड को। तो आप इंग्लिश में देखेंगे, आप वहाँ हिंदी में देख लेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से तो अगर हम देखते हैं कि टेस्टिंग बर्ड जो होती हैं, तो सबसे पहले जो टेस्टिंग बर्ड है ये अग्रभाग है। अगर हम अग्रभाग की बात करूं, तो ये अग्रभाग में ये किसकी टेस्ट देता है, तो ये मिठास की टेस्ट देता है। ये मीठा चीज़ को बताता है और जिसको बोलते हैं स्वीट, ये स्वीट को बताता है, इसको अग्रभाग बोलते हैं। जीभ के अग्रभाग किसका स्वाद दिलाती है, तो अब आप कहेंगे मीठेपन का स्वाद दिलाती है। जैसे हम ये किनारे की बात करूँ, ये पार्श्व, इसको कहते हैं पार्श्व भाग। किनारे के भाग को पार्श्व भाग कहते हैं, किनारा। ये जो हमको स्वाद दिलाता है, ये किसका दिलाता है, साल्ट का, अर्थात नमकीन का दिलाता है। और ये नमकीन का दिलाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ये पश्च भाग की बात, तो ये जो पश्च भाग दिखाता है, एक मिनट, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये किनारा है। तो किनारे पर कैसा आपको स्वाद मिलेगा, साल्ट। ये आपका, हम अगर इसकी बात करें, ये पार्श्व हो जाएगा। और इस पार्श्व की बात की मैं बात करूँगा तो कैसे आएगा, खट्टा। ये हमको खट्टे का स्वाद देगा। और जब हमें पश्च का भाग की बात करेंगे, पश्च भाग एकदम पीछे का भाग, तो यहाँ पर हमें जो है कड़वा का स्वाद मिलता है। तो कड़वा जो चीज़ हमको, तीखे की मैं बात करता हूँ, कहाँ स्वाद दिलाता है, यहाँ। तो जो हमारी ये स्वाद, ये सब स्वाद कलिकाएँ हैं, ये स्वाद कलिकाएँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़। और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर प्याज लहसुन का स्वाद देता है, सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से हमारे जिह्वा में स्वाद देती है और इसी स्वाद के कारण मैं भोजन को निगलने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है और हम भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। इतनी देर तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग मुख पढ़े और मुख में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको अवश्य मिलता है। सलाइवरी ग्लैंड को हम चलते हैं, समझते हैं ये क्या चीज़ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो होती कहाँ है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये 3 पेयर में होती है। ये 3 पेयर होती है, अर्थात 3 जोड़ी, अर्थात कितनी होती हैं, 6। 3 पेयर में होंगे कहाँ कहाँ, ये जीभ के किनारे 2, इधर एक साइड नीचे, इधर एक साइड नीचे, और इसी के जस्ट ऊपर होगी तो 2 2 4, और एक बीच में ऊपर जीभ के और एक जीभ के नीचे बीच में। तो इस प्रकार से कुल 6 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं और जहाँ से सलाइवा निकलता है, सलाइवा मीन्स लार। तो इन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और सलाइवा जो है निकलता है, ये सलाइवा किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन हमारे पास आया जब हमारे मुख में भाई हम 3 चीज़ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट
या लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये आपको सबसे पहले इसको आपको समझना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली प्राथमिकता होती है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो हमारे मुख में ही कितना % पच जाता है? 70% पाचन इसका हो करके पच करके किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारी जो लारीय ग्रंथियां हैं वो मुख के अंदर पाई जाएंगी, और लारीय ग्रंथियां में जो है कार्बोहाइड्रेट 70% पचेगा, लेकिन इसको पचाने वाले एंजाइम आपके सामने हैं, ये आपके सामने है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो सलाइवा है, हमारी सलाइवा के अंतर्गत, अब बात को ध्यान समझिएगा, हमारे जो मुख में सलाइवा है, जो सलाइवा आती है उसके अंतर्गत आपके पास उसके अंतर्गत टाइलिन एमाइलेज अथवा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। तो जैसे आप समझेंगे तो हमारे मुख में जो लार आती है, लार के अंदर टाइलिन एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज जो है ये लार में पाया जाता है। इस पर ये दोनों, ये चाहे ये नाम चाहे एक ही चीज़ है दोनों, तो ये एंजाइम पाई जाती हैं, और इसी एंजाइम के कारण हमारा कार्बोहाइड्रेट 70% पचकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और हमारे लार में जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को पचा करके, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। पर इस लार में यही आपका एंजाइम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस लार में आपके लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो लाइसोसोम्स हैं, ये क्या, इनका काम क्या है कि जब हमारे भोजन के साथ बहुत सारी हानिकारक बैक्टीरिया जाती हैं तो ये लाइसोसोम्स उन बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। जैसे हम कोई भोजन किए, गंदा भोजन कर लिए, और गंदा भोजन जाएगा हमारे शरीर में तो उसके साथ बैक्टीरिया जाती हैं, तो सबसे पहले लाइसोसोम्स उस बैक्टीरिया को मार देता है, और जब बैक्टीरिया को मार देता है तो हमारा भोजन स्वच्छ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। और तब जब साफ़ सुथरा हो जाएगा तो टाइलिन एमाइलेज अथवा सलाइवरी एमाइलेज, ये जो आपकी एंजाइम हैं ये आपके लार में होती हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देती है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। लार की अगर हम कहें कि लार की प्रकृति कैसे होती है, तो कहेंगे आप अम्लीय होती है, और जिसकी pH वैल्यू 6.8 होती है। और हमारे लार में कितना % पानी पाया जाता है? तो 95% पानी पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं इस पर, इसलिए हम इस पूरे संघटक को क्लियर कर दिए। अब अम्लीय और क्षारीय की परिकल्पना अगर समझना चाहें तो समझ लें, जब हमारा ये pH की वैल्यू 7 होता है तो ना अम्लीय और ना ही क्षारीय होता। अगर 7 से वैल्यू कम है तो अम्लीय के गुण को रखेगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय के गुण को रखेगा। तो ये 7 से कम है इसलिए अम्लीय होता है। तो अगर मैं इसको ढंग से डिफाइन करना चाहूँ तो हम कहेंगे कि हमारी लार है, हमारी लार जो है अम्लीय होती है, जिसकी pH वैल्यू 6.8 होती है, और हमारी लार में 95% पानी होता है, और बाकी जो है एंजाइम आयन और लाइसोसोम्स होते हैं। एंजाइम जो है हमारी जो एंजाइम है वो टाइलिन एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज होती है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में सहायता करती है। और हमारे इस लार में आयन पाए जाते हैं, जैसे Na+, K+, Cl-, ये क्या करते हैं? हमारे भोजन को तोड़ करके छोटा कराने में इनका सबसे अहम भाग होता है, कि ताकि हमारे अंदर ग्रहण हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे लार में ये संघटक पाई जाती है, और इन संघटकों का अलग अलग काम है। ये बैक्टीरिया को मारेगा, ये जो है भोजन को हमारे अंदर भेजने में सहायता करता है, मुंह को गीला करता है, और ये आपका जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और पानी जो है उसको और गीला बनाया रखता है, और अर्थात ये गीलापन प्रदान करता है भोजन को। तो इस प्रकार से हमारे मुख के अंदर सलाइवरी ग्लैंड वर्कआउट करती है। तो एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा देते हैं, तो शुरू से रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में इसके आगे का डालेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपने देखा भोजन हमारे मुख में जाता है। मुख में आप जानते हैं सलाइवा है, तो सलाइवा जो है, सलाइवा और दांत और इसमें जीभ का विशेष काम है। फिर जब भोजन को कूच करके छोटा कर लेते हैं उसका नाम बोलस होता है। बोलस आपसे पूछे
पूछेगा तो आप कहेंगे जब कार्बोहाइड्रेट पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट से पचा हुआ भोजन ही तो बोलस होगा। तो बोलस है, बोलस हमारे कहाँ जाता है? फायरिंग्स में। फायरिंग्स मतलब होता है क्या? ग्रसनी में। ग्रसनी में जाएगा, वहाँ एपिग्लूटिस ढक्कन होता है वो बंद हो जाएगा, जिससे आइसोफेगस अर्थात हमारी भोजन नली में भोजन जाएगा। जैसे भोजन नली में भोजन जाएगा, आगे जाते हुए वहाँ पर श्लेष्मा झिल्लियाँ पाई जाएंगी। श्लेष्मा झिल्लियाँ क्या करती हैं? भोजन को गीला बनाती हैं और रोलिंग करती हैं, ताकि भोजन हमारे पेट में आसानी से सरक जाए। और इस जो है भोजन नली से भोजन के जाने की क्रिया को क्रमांकुचन कहते हैं। और इस क्रमांकुचन के द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद अमाशय में पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और सब चीज़ों का। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे कि अमाशय में पाचन होता कैसे। अमाशय में मैं आपको हिंट देता हूँ पाचन क्या होता है। अभी आपका जब अमाशय में जाएंगे तो यहाँ प्रोटीन का पाचन होगा। प्रोटीन का पाचन होगा, कैसे होगा इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो जैसे यहाँ से भोजन जाएगा कहाँ? फिर छोटी आंत में। छोटी आंत में जाएगा, वहाँ पर लीवर किस प्रकार से वर्कआउट किए तो मैंने आपको दिखाया। फिर जाएगा छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, फिर मलाशय के द्वारा भोजन अपचित पदार्थ बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से आपने क्रियाविधि पर आए तो सबसे पहले मुख में टीथ के बारे में पढ़ा। टीथ कितने प्रकार? टीथ के बारे में पढ़ा तो आपने कहा टीथ में सबसे ऊपरी पार्ट एनामिल होता है। एनामिल जो होता है इसी के कारण चमक होती है, और एनामिल के कारण चमक होती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट पाया जाता है, जिसके कारण ही हमारे दांत खूब कठोर होते हैं। इसमें पानी की मात्रा 0% होती है। तो इस प्रकार, और उसके अंदर डेंटिन पाया जाता है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका कलर पीला होता है। उसके अंदर पल्प पाया जाता है और जो हमारे दांत को न्यूट्रिशन और ब्लड का सर्कुलेशन करती है। इसके बाद दांत के बाद आपने जीवा को पढ़ा। जीवा में क्या देखा? जीवा किस प्रकार से बनी हुई है? मसल्स की बनी हुई होती है। जीवा जो है मसल्स की बनी होती है, भोजन को कूचने में विशेष योगदान करती है। तो यहाँ पर इस हमारे जिह्वा पर जो है स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिसको टेस्टिंग बड्स कहते हैं। टेस्टिंग बड्स से कई प्रकार के होते हैं। तो आगे जो जिह्वा के आगे वाले पार्ट पर पाया जाता है, ये मिठास का जो है अनुभूत कराता है, और जो बगल में है वो जो है नमकीन का अनुभूत कराते हैं। जो पार्श्व भाग है अंदर में किनारे पार्श्व भाग में, वो जो है हमारा खट्टेपन का दिलाते हैं। और जैसे ही और अंदर एकदम पश्चिम भाग में जाते हैं तो कड़वाहट को बताते हैं। और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कैसी बड पाई जाती है? तो जो हमारी प्याज और लहसुन के इन सब के स्वादों को बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आपका जो है जीवा होगा। जीवा के बाद हमने लारिये ग्लैंड्स पढ़ा। अब सबसे पहले जो हमने वहाँ कैटेगराइज किए हैं उसको पहले बढ़िया से समझ लेना, फिर जो वही चीज़ माइंड में रख करके उसी की व्याख्या करते हुए चले जाएंगे। फिर आप आ गए सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में आपने देखा क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में क्या क्या पाए जाते हैं? सलाइवा सबसे पहले जान लीजिए, जो सलाइवा होती है वो अम्लीय होती है। अम्लीय जिसकी pH वैल्यू होता है आपका 6.8। pH का मतलब समझते हैं? प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से 6.8। और इससे हमारे लार में 95% पानी होता है, और अन्य 5% में हमारा एंजाइम आयंस और लाइसोसोम्स होते हैं। तो जो एंजाइम होता है इसमें एंजाइम जो है टाइलिन एमाइलेज, पी लिखा है साइलेंट होता भैया, तो टाइलिन एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज। टाइलिन एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारे आयंस हैं ये जो है हमारे भोजन को, जीवा को एकदम क्लीन साफ रखने के लिए और इसको तारतम्यता करने के लिए, ताकि जीवा फंसे ना, उनका काम करते हैं। और लाइसोसोम जो हमारे मुख में आई हुई बैक्टीरिया है उसको मारते हैं। इस प्रकार से मुख का भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। और यह भोजन कहाँ पहुँचता है? तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा और जानेंगे। ये भोजन पहुँचता है कहाँ? हमारी फेरिंग्स में। तो जब फेरिंग्स में पाई जाती हैं तो आपने देखा होगा फेरिंग्स में 2 नली है, और जब ये 2 नली है तो यहीं पर इस फेरिंग्स को ग्रसनी बोलते हैं। और जो ये ग्रसनी है, इसी ग्रसनी में एक ढक्कन लगा होता है जिसका नाम एपिग्लूटिस होता है। ये ढक्कन अब ये आपका, और जो ये आपका 70% कार्बोहाइड्रेट पच चुका है, अब भोजन बोलस के रूप में आ गया। बोलस, इस भोजन को बोलस कहेंगे। अब ये बोलस यहाँ पर अंदर आएगा तो ये आपका जो है भोजन नली है। भोजन नली में श्लेष्मा झिल्लियों से श्लेष्म निकलेगा, और जिसके कारण भोजन लचकदार और लचीला होगा। और इनसे होता हुआ भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में।
अमाशय में जाएगा। अमाशय एक जे आकार की थैली की संरचना है। अब इसी जे आकार की थैली की संरचना की क्रियाविधि अगले टॉपिक में कल होगी। यहाँ पर एक बात जान लीजिएगा, यहीं क्लियर कर लीजिए, ये जो हमारा ये भोजन नली है इसमें कभी भोजन का पाचन नहीं होता है। ये पाचन में कोई हेल्प नहीं करता, बस भोजन को भेजता कहाँ है, अमाशय में। अमाशय की प्रक्रिया कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।